मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूं और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन कथा बता रही हूं। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूं, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और उनके सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं तो कुछ निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मोमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की तो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू बहुत पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बन। मैं हूं ना कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। यह बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़े डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वे सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। इसलिए मैंने PhD करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में PhD की पढ़ाई शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे क्योंकि अब मेरी PhD पूरी होने के बाद मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अब अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया था, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीजें मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं और आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी यह बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कहा कि मेरी शादी की चिंता मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे पिताजी? इसे आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तभी मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी आनंद से भर जाता था। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वह कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से ही माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया।
सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती थी तो कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगी। अगस्त 2024 का महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं। वे 63 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाइयां लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाइयां लेने के लिए कहना पड़ता है। हंसते हुए वे कहते हैं, हाँ बेटी, लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती हैं, हमारी बेटी नहीं बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीजों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगती और मैं आवाज उठाती थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं। मैंने कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा था। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिताजी को यह सारी बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे कि बेटी, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर हैं। यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पिताजी के शब्द सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था। कभी कभी मेरी दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीजों में उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में एक व्यक्ति भर्ती हुआ था। वह केआरएच अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और 4-5 साल से वहां काम कर रहा था। उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवा देता था और इसके लिए उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन इस व्यक्ति की नज़र बहुत खराब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमें चर्चा होती थी, लेकिन वह हमारे प्राचार्य का बहुत खास था और उनके लिए हमेशा काम करता था। इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, उसकी नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी। इसलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली, मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही हूँ और अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए कि हर किसी का खुदा है, वरना जिंदगी इतनी खराब भी नहीं हो सकती। एक बार जब मैं अस्पताल पहुंची तो उस दिन बहुत सारे काम थे, नाइट शिफ्ट पर भी काम था। उस दिन के काम में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि लंच भी नहीं कर पाई। लेकिन काम का दिन खत्म हुआ और देर रात जब मैं घर आ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैंने अपने माता पिता को देर से घर आने की जानकारी दे दी थी। रात के 12 बजे थे। सड़क पर बहुत ही सन्नाटा था। कोलकाता शहर की बड़ी बड़ी सड़कें अब सुनसान हो गई थीं। अस्पताल से घर तक का रास्ता बहुत लंबा था। बात रात 1 बजे की है जब मैं अपने घर के पास पहुंची। मेरे घर से बहुत दूर, लगभग 1 किलोमीटर दूर उस चौकी का शातिर आदमी खड़ा था। अचानक उसने मेरे गले से मेरा बैग खींच लिया और मुझे धक्का दे दिया।
पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब मैंने शैतान की शक्ल देखी तो मुझे सब समझ में आ गया। वह आदमी बहुत बुरा था। उसने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ बहुत गलत काम किया और मुझे गालियां दी। उसने मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डियां भी टूट गईं। मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी गालियां सुनते सुनते मेरी आवाज भी चली गई। मैंने मदद के लिए चिल्लाया लेकिन मुझे किसी ने नहीं सुना। उसके लिए मैं एक आदमी की बेटी थी। उसकी नजरें मुझे खाने को दौड़ रही थी और मैंने खुद को अपने पूरे अस्तित्व के साथ बचाने की कोशिश की लेकिन वह नकारात्मक ताकतें मुझे घेर चुकी थीं। मैंने खुद को बहुत कोसा कि क्यों मैं बिना बताए घर से बाहर निकली। मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं देखना चाहती थी लेकिन अब वे अकेले हैं। अब मुझे अंत में लगा कि मैं कहीं भी नहीं बच पाऊंगी। फिर भी मैंने अपने माता पिता के चेहरे को अपने मन में सोचा और कहा कि मुझे उन्हें शर्मिंदा नहीं करना है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी लेकिन हिम्मत रखनी पड़ी। उस शैतान की जंजीरों को तोड़ते हुए मैंने आत्मसमर्पण किया। आखिरकार जब लोग बाहर आए और पुलिस को सूचना दी तो मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी पीठ और जांघ पर बहुत बुरी तरह से चोटें आई थीं। मेरी हड्डियां टूट गई थीं। यह सब मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन थे। इस हादसे के बाद मेरी जिंदगी में सन्नाटा था और उस दिन से मेरी जिंदगियों ने भी मुझे छोड़ दिया। कोलकाता के सभी लोगों ने मेरे और मेरे माता पिता के समर्थन में आवाज उठाई। मेरी कहानी हर जगह छपने लगी और लोग मेरे साथ सच्ची सहानुभूति दिखाने लगे। आज देश भर में मेरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैं कभी अपने माता पिता को फिर से नहीं देख पाऊंगी। उन्होंने एक दहेज के बिना अपने बेटे को देखने का सपना देखा था। जब मैं अस्पताल में थी तब भी उन्होंने कभी मेरे लिए बहाने नहीं बनाए। वे बुढ़ापे में भी मेरे लिए संघर्ष करते रहे। मेरे परिवार ने मेरी मदद करने के लिए जो मेहनत की और संघर्ष किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती थी और देश को एक अच्छा संदेश देना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगियां और मेरी मेहनत इस तरह समाप्त हो जाएगी। मुझे सच्ची उम्मीद थी कि मेरे माता पिता मुझे हमेशा स्नेह देंगे, लेकिन मेरी काली रात ने मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। शायद मेरे माता पिता को अब कोई अच्छा जीवन मिलेगा और मेरी खोई हुई आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति मिले, बस यही मेरी अंतिम ख्वाहिश है। मेरी जान चली गई, लेकिन मेरी ममता और मेरी सेवा की भावना हमेशा जिंदा रहेगी। आप सभी ने जो भी किया और मेरी मदद की, उसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। यह अंतिम शब्द है। इससे ज्यादा कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। डॉक्टर मोमिता।